आज हमें पढ़ना है बीबीए एमर्जिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बुक का चैप्टर नंबर 4 मर्जर एंड एक्वाइजिशन। ठीक है, तो इसका चैप्टर नंबर 4 आज हम करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे सबसे पहली बार। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। मर्जर एंड एक्वाइजिशन, इट occurs when two organization come together to establish a new legal entity। और एक्विजिशन में क्या लिखा है, इट्स हैपन व्हेन वन बिजनेस बाइज आउट अनदर। देखो मर्जर क्या होता है, इट ऑकर्स व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशन कम टुगेदर टू एस्टैब्लिश न्यू एंटिटी। दो ऑर्गेनाइजेशन आती है, दो बैंक्स होते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं एंड ठीक है, एक नया कंपनी फॉर्म होता है, नया बैंक फॉर्म होता है। ठीक है, तो बैंक ए है और बैंक बी है, इन दोनों ने मिलकर बैंक सी को फॉर्म किया है, इक्वल्स टू सी, है ना। तो सी को फॉर्म किया, तो यहाँ पे दो मिलकर एक नई को फॉर्म करते हैं, वो होता है हमारा मर्जर। लेकिन अगर हम एक्विजिशन की बात करें, इट हैपेंस व्हेन वन बिजनेस बाइज आउट अनदर, यानी कि ए एक बड़ा बैंक है, ठीक है, और बी छोटा बैंक है, ठीक है, तो ए ने बी को खरीद लिया और नाम किसका रहा, बाद में ए का ही रहा, है ना, यही मैं कह रहा था। तो जब छोटा वाला बैंक बड़े बैंक को खरीद ले, ठीक है, वैन एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद ले और नाम उसी का रहे, तो क्या हो जाता है, हमारा एक्विजिशन हो जाता है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या लिखा है मर्जर एंड एक्विजिशन किया, सबसे पहले ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है। तो यानी कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन यानी कि जब दो कंपनी आपस में जुड़ती है या दो बैंक आपस में जुड़ेंगे, तो पहली बात तो उस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है ना। और जब दो कंपनी एक दूसरे से जुड़ेगी तो किस तरह का ग्रोथ, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होंगे वो एक्सपैंड हो जाएंगे। देख ऑर्गेनाइजेशन ए एक अलग टाइप की सर्विस देता है और बी एक अलग टाइप की सर्विस देता है, तो दोनों जब देखेंगे एक दूसरे के आइडियाज को देखेंगे, तो कस्टमर्स को और ज्यादा प्रॉफिट होगा कि वो उनके पास चॉइसेस बढ़ जाएगी और उनके पास ये रह जाएगा कि इसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें बहुत टाइप की सर्विसेज देखने को मिल जाती है, तो और कहीं क्यों जाना। इस वजह से कस्टमर अट्रैक्शन भी बढ़ता है ना। तो इस टाइप से इनके शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे, जब इनकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तो इनके शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो इस टाइप से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है। तो मैं मर्जर और एक्विजिशन को एक बार हल्का सा और समझा देता हूँ। मर्जर, जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करते हैं ना, एंड एक्विजिशन जब एक बड़ा वाला छोटे वाले को खरीद लेता है एंड अपने बड़े वाले के नाम पर नाम रहता है। ए बड़े वाले ने, ए जो बड़ा है उसने छोटे वाला बी जो है छोटा उसको खरीद लिया और नाम किसका रहा, ए का। अब आगे बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंस पे। तो इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखो जब दो कंपनी आपस में मिलेगी, मर्ज करेगी, तो उनका ग्रोथ होएगा जब उनके कस्टमर्स इनके कस्टमर्स नए नए टाइप के सर्विसेज, नए नए टाइप के प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह कंज्यूम करेंगे, है ना। ठीक है, तो सर्विसेज का फायदा उठाएंगे, तो बेसिक सी बात है उनकी डिमांड बढ़ेगी, वो और लोगों को बताएंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनका शेयर जो है वो उठेगा, है ना, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ओके, तो ऐसे करके इनकी ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है। कैपिटल ए का और कैपिटल बी का मिलेगा और कैपिटल बढ़ेगा, आगे समझेंगे, कैपिटल का भी पॉइंट आएगा। आगे है इनहेंस कॉम्पिटेटिव पोजीशन। इसका मतलब क्या है, इनहेंस कॉम्पिटेटिव पोजीशन का मतलब है, सबसे पहली बात, मर्ज करने की जरूरत या फिर एक्वायर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, जब मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने के लिए ये मर्जर या एक्वायर जैसी चीजें, एक्विजिशन जैसी चीजें करते हैं। तो एनहांस कॉम्पिटिटिव पोजीशन में जब ये आपस में ए और बी मर्ज हो जाते हैं, तो क्या रहता है कि ये अपने आसपास के कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिट करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा टक्कर देते हैं। कैसे, क्योंकि इनकी सर्विसेज, इनकी मैनेज ए और बी की मैनेजमेंट, सारे लोग मिलकर अच्छा टक्कर देते हैं। ये इनके कस्टमर मिल जाते हैं, तो इनके पास एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिनर्जीज एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। सिनर्जीज क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी, ठीक है, दो लोगों की स्ट्रेंथ मिलकर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनाते हैं, उस चीज को हम सिनर्जी कहते हैं। ठीक है, दोनों की स्ट्रेंथ मिली, एक और ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ बनी, उस चीज को हमने सिनर्जी का, कॉस्ट एफिशिएंसीज। ठीक है, कहने का मतलब है कॉस्ट एफिशिएंसीज मतलब कि देखो जैसे ऑर्गेनाइजेशन ए है या फिर बैंक ए है, बैंक ए का इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होगा, इंश्योरेंस सेल्स डिपार्टमेंट होगा कोई, ठीक है, और बैंक बी का भी इंश्योरेंस सेल्स डिपार्टमेंट होगा। लेकिन इसमें कॉस्ट कैसे बचेगी, जब बैंक ए और बैंक बी का अब सेम सेम एक ही इंश्योरेंस सेलिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है ना, मतलब दोनों का सेल्स डिपार्टमेंट है, लेकिन अब उसकी जगह सिर्फ एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, खर्चा कम होएगा, एक होएगा। इसीलिए अब इनके 5 डिपार्टमेंट थे, ए के 5 डिपार्टमेंट, बी के 5 डिपार्टमेंट, तो अब दोनों का सिर्फ दोनों के मिला के 10 डिपार्टमेंट। लेकिन जब मर्ज हो जाएगी तो सब इनके टोटल रहेंगे 5 डिपार्टमेंट में, यानी कि कॉस्ट में बचाव तो होगा कहीं से, तो कॉस्ट बचेगा तो जरूर। ठीक है, ये तो था डिपार्टमेंट में, लेकिन और भी बेसिस पे इनका जो रिस्क है, इनका पैसा है, वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, वो पॉइंट्स आगे आएंगे
उनको धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। आगे है एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज। जब दो बैंक या फिर बैंक ए और बैंक बी मिलेगा, दो नए बैंक मिलेंगे, ठीक है, तो बैंक ए और बैंक बी को नई टेक्नोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि जब दो बैंक मिलते हैं तो अपने आसपास के कंपटीशन हाई रहता है बहुत, ठीक है, तो उस कंपटीशन को बरकरार रखते हुए उनको टक्कर देने के लिए इनको डिजिटल होना पड़ता है और भी ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इंपॉर्टेंस आता है, एडवांटेज आता है, बेनिफिट्स आता है, लिखना यही है, ठीक है, ये भी करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ मर्जर इन द बैंकिंग सेक्टर। मर्जर की क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहले स्ट्रॉन्गर कैपिटल बेस। इनका कैपिटल कैसा है? स्ट्रॉन्गर है। देखो, इंक्रीजिंग इन कैपिटल एडिक्वेसी। जब दोनों के कैपिटल्स मिलेंगे तो इनका कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ेगा। कैपिटल एडिक्वेसी मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, इसमें भी बता देता हूं। कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी मतलब कि कंपनी के पास अपना लॉस बेयर या बैंक के पास अपना लॉस बेयर करने जितना कैपिटल है या नहीं, इसे हम कैपिटल एडिक्वेसी कहते हैं। तो दोनों के कैपिटल मिलेंगे तो लॉस बेयर करने की क्षमता और बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला है इकोनॉमिक स्केल, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज ड्यू टू लोअर ऑपरेशन कॉस्ट। मतलब मैंने आपको बताया जैसे डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, अब एक डिपार्टमेंट हो जाएगा तो आपकी कॉस्ट बचेगी। तो वैसे ही अब जो काम पहले दोनों मिलके अलग अलग करते थे, अब वो दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे, एक ही को काम करना होगा। मान के चलो एक बंदा कुछ ऑपरेट कर रहा है डिपार्टमेंट से और एक बंदा उस ऑपरेट कर रहा है दूसरे बैंक से, लेकिन अब वो मिल गया तो उनकी जगह पे सिर्फ एक बंदा आ जाएगा और वो अब ऑपरेट करेगा। तो इससे कॉस्ट बचा, बैंक का कॉस्ट बचा, है ना, बचा नहीं बचा, ठीक है। कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन डिक्रीज, मतलब हर ट्रांजैक्शन पे उस बैंक की या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ पैसा लगता था इनका, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बचेगी क्योंकि इसका अलग जाता था उसका अलग जाता था, अब दोनों का एक ही जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये बात मैं बैंक्स के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन बैंक्स के लिए एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए ये बात एक जैसी है, ठीक है। इसलिए मैं बैंक और ऑर्गेनाइजेशन दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं। आगे पढ़ेंगे बेटर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा, किस वजह से? बिकॉज बैंक स्प्रेड रिस्क। देखो, अब ये अपना रिस्क जो है स्प्रेड कर सकता है क्योंकि इनके पास वाइडर कैपिटल है, ठीक है। अपना रिस्क स्प्रेड कर देंगे, फाइनेंशियल एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी इनकी, है ना, समझ आ रहा है ना। फाइनेंशियल एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी जस्ट बिकॉज इनके पास ज्यादा कैपिटल आ जाएगा, इनके पास ज्यादा स्टाफ आ जाएगा, है ना, और इनके पास ज्यादा कस्टमर्स आ जाएंगे, तो इस वजह से इनके पास पैसे का कैश फ्लो भी ज्यादा रह जाएगा। इंक्रीज कैश फ्लो भी तुम कह सकते हो, ठीक है। वाइडर कस्टमर बेस, वही बात है, मैंने बोल दिया था, कस्टमर ए के और कस्टमर बी दोनों के कस्टमर मिलेंगे तो और ज्यादा कस्टमर होंगे और इनकी सर्विस अगर अच्छी लगी तो और भी ज्यादा इनकी डिमांड बढ़ेगी और ज्यादा कस्टमर आएंगे, तो कस्टमर बेस बहुत ही बड़ा हो जाता है। इंप्रूव टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, जो हमने यहाँ पर एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी, वही इनके बेनिफिट्स में आ गया। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, नई तरीके की सर्विस देंगे, बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव काम करेंगे, कम पैसा लगेगा तब भी काम अच्छा जाएगा, ठीक है। आप इसमें इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सब चीजें भी यूज करके अपनी डेफिनेशंस को और एक्सपेंड कर सकते हो। आपको मेन ये हेडिंग्स लिखने हैं, इनके नीचे डेफिनेशन एक्सपेंड करके लिखना है, जो कि मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पढ़ते हैं, हमें आगे क्या पढ़ना है, हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। इनकेस कस्टमर, अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का फायदा क्या होता है या फिर ये क्यों किया जाता है? अगर इसका आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है, बेनिफिट आता है, तो आपको यही लिखना है। ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट, एडवांटेज सबका एक ही रहता है, ठीक है, एक तरीके से ही लिख सकते हैं, बस लिखने का तरीका अलग रहता है बस। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना। तो इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक के प्रोडक्ट जो है वो एक साथ आएंगे, सर्विसेज जो आएंगी, तो उससे क्या होगा? इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। आगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एडवांटेज जो मतलब जो इन ये मतलब जो ये दोनों जो अपनी सर्विसेज लाएंगे, है ना, दोनों जो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक जगह लाएंगे, पहली बात तो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं ये और ज्यादा। अब देखो, इनके पास ज्यादा वर्कफोर्स होगा तो ये अपनी सर्विसेज को और ज्यादा डाइवर्स कर सकते हैं। पहले इस टाइप का इंश्योरेंस के सर्विसेज देते थे, अब अलग टाइप के इंश्योरेंस की भी सर्विसेज देंगे, तो अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर देंगे। अब बारी आती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आसपास की अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये अच्छी तरीके से कॉम्पिटिट करेगा, ठीक है, तो ये इनके पास एडवांटेज रहता है। रेवेन्यू ग्रोथ, सिंपल सी बात है कि अगर प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई होगा, इनके सामान ज्यादा बिकेगा, ज्यादा सामान डाइवर्सिफाई करेंगे, ज्यादा सर्विस डाइवर्सिफाई करेंगे, वो चीज बिकेगी भी ज्यादा, ठीक है, लोग इनकी सर्विसेज भी ज्यादा लेंगे, तो ये इससे होगा क्या, इनका रेवेन्यू की ग्रोथ होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, बेसिक सी बात है। इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपने पढ़ा हुआ है। एफिशिएंसी का मतलब होता है
कि जो चीजें हैं वो ऑन टाइम पूरा हो। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब होगा कि जो आपका जो वर्कफोर्स है या फिर आपके जो बैंक में काम करते हैं, वो डे बाय डे का जो ऑपरेशन है वो टाइम से पूरा होएगा, है ना, टाइम बच जाएगा आपका बेसिकली पूरा होने से। आगे पढ़ना है हमें सिनर्जीज एक्वायरिंग आउट ऑफ मर्जर्स। तो इसके मैं नोट्स अपने फोन से पढ़ूंगा, ठीक है। सबसे पहले है सिनर्जी एक्वायरिंग आउट ऑफ मर्जर्स। बेसिकली मैं सिनर्जीज का मतलब बता चुका हूँ कि मर्ज होने के बाद, मर्ज होने से पहले सिंगल सिंगल होते हैं दोनों, लेकिन मर्ज होने के बाद जो कंबाइंड होता है वो ज्यादा स्ट्रेंथेबल होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है उसमें, ठीक है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑपरेशनल सिनर्जी। मीनिंग ऑपरेशनल सिनर्जी अराइजेस व्हेन merging firms simplify and streamline their day-to-day operation by eliminating application. How it achieved? Removal of redundant task and process. Operational synergy यानी कि जो डे बाय डे के ऑपरेशंस हो गए आपके, है ना, आपके मतलब बैंक ए और बैंक बी के, ठीक है, तो वो अब क्या बोलते हैं डे बाय डे के ऑपरेशन हो गए वो अब और अच्छे तरीके से कंप्लीट होंगे। रिमूवल ऑफ रिडंडेंट टास्क एंड प्रोसेस, जो फालतू के टास्क होंगे, जो एक ही टास्क दो लोग करते थे, ये एक कंपनी में एक टास्क करता था और बी कंपनी में वही सेम टास्क होता था, वो नहीं होगा। दो दो बार काम नहीं करना पड़ेगा, एक ही काम करेंगे और दोनों कंपनी में टास्क होगा। मेरी बेसिकली दोनों एक हो चुकी है, तो दोनों जगह पे एक बार ही टास्क करना पड़ेगा क्योंकि अब एक कंपनी हो चुकी है ना भाई, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ ब्रांच नेटवर्क्स एंड ऑफिसेस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ बैंक ऑफिस फंक्शन सच एज अकाउंटिंग, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली कोई भी काम हो, कोई भी, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? कोई भी काम हो वो आपको सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा। इससे ये होता है आपका ऑपरेशनल सिनर्जीज। बेसिकली डे बाय डे काम करने की जो सिनर्जी है वो आपकी बढ़ जाएगी। सिनर्जी मैं बता चुका हूँ क्या होता है। इसके बाद इससे आपका बेनिफिट क्या होगा? कॉस्ट सेव होएगा, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जितना काम आपका पहले होता था उससे ज्यादा ही होगा, तो इस वजह से उससे ज्यादा ही सर्विस लोगों को प्रोवाइड दी जाएगी, ठीक है। जितना काम आपका पहले होता था उससे, जितने कस्टमर आप एक घंटे में पहले आपका बैंक दिखता था उससे ज्यादा कस्टमर आप एक घंटे में देखना शुरू कर देगा उनका बैंक, है ना। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कर चुके हैं। इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वही बात है कि मतलब टाइम सेव होएगा, जो डे बाय डे के ऑपरेशन होगा उसमें टाइम सेव होएगा। बेटर कस्टमर सर्विस, पहले से बेटर हो जाएगी सर्विस। अगला हमें पढ़ना है फाइनेंशियल सिनर्जीज, जल्दी जल्दी करेंगे। फाइनेंशियल सिनर्जी रेफर्स टू द फाइनेंशियल बेनिफिट दैट अराइजेस फ्रॉम अ मर्जर रिजल्टिंग इन द इंप्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो बेसिक सी बात है, फाइनेंशियल सिनर्जी जब बैंक ए और बैंक बी, दो ऑर्गेनाइजेशन या दो बैंक एक दूसरे से जुड़ेगा तो बेसिकली उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, फाइनेंस का स्ट्रेंथ है, मतलब लॉस बेयर करने का जो स्ट्रेंथ है, या फिर उनके पास कैश फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है, ज्यादा कैपिटल होगा। बेसिकली इसी बात से हो रहा है फाइनेंशियल सिनर्जी की पहले से ज्यादा फाइनेंस उन पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और कुछ है इसमें क्रिएशन ऑफ न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ठीक है। न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स का मतलब नए रास्ते खोजेगा ये कमाने के लिए, ठीक है। इंक्रीज मार्केट शेयर एंड कस्टमर बेस, ठीक है। कस्टमर बेस हम पढ़ चुके हैं, कस्टमर बेस वाइडर हो जाता है तो कस्टमर बेस भी बढ़ाएगा फाइनेंशियल सिनर्जीज, ठीक है। उस वजह से भी हमारा जो पैसा है वो और बढ़ेगा, कस्टमर बेस बढ़ने की वजह से भी बढ़ेगा, ठीक है। और नए रास्ते खोलेगा रेवेन्यू जनरेट करने के, ठीक है, यही सब है। इसमें बेटर हाई, इसमें वो फाइनेंशियल सिनर्जीज का फायदा है हाई प्रॉफिट भी हाई रहेगा, लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो जो है आपका बना रहेगा आपकी कंपनी में, आपके बैंक में, और स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। ये जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है तो आप नोट बना लीजिए, नहीं तो प्लीज 8 से 10 लाइन होंगे बुक में इनके अंदर के, उन्हें पढ़ लेना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ये सुनने के बाद अगर आप बुक से पढ़ लेते हैं तो, या फिर नोट्स बना लेते हैं मैं जो बोल रहा हूँ साथ के साथ, तो स्ट्रॉन्गर फाइनेंस ये हो गया। अब अगला है हमारा टेक्नोलॉजी सिनर्जी। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा नहीं है सिनर्जी, समझ जाना। टेक्नोलॉजिकल सिनर्जीज, इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिकल सिनर्जीज ओकर्स व्हेन परफॉर्मिंग फर्म इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सिस्टम एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज। दो फर्म जो आपस में मर्ज हो रहा है वो अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज, अपने नॉलेज, अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और ये सब प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो ये और ज्यादा पावरफुल होगा। यानी वही बात है, टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर इनका कैसा हो जाएगा? और ज्यादा सिनर्जाइज हो जाएगा, मतलब और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसकी आईटी सिनर्जी। अगला पढ़ना है एचआर सिनर्जी। कंपनी ए, कंपनी बी, बैंक ए, बैंक बी के एचआर मैनेजर्स, एचआर मिलेंगे, ठीक है, तो यानी कि इनका एचआर जो है ह्यूमन रिसोर्स सिनर्जीज और ज्यादा, ह्यूमन रिसोर्स और ज्यादा पावरफुल होगा तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स सिनर्जी। बेसिकली ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब का मतलब है कि और ज्यादा पावरफुल हो रहा है। सिनर्जी से रिलेटेड मतलब यही रहता है, ठीक है। एक बार और मैं बेसिक से अंदर से पढ़ा देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स सिनर्जी रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द मर्जिंग फर्म्स। दो मर्जिंग फर्म्स होते हैं तो ये इससे क्या इंप्रूव होता है, रिजल्ट क्या आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, दोनों फर्म के स्किल का कॉम्बिनेशन,
दोनों फर्म के ह्यूमन रिसोर्स के स्किल का कॉम्बिनेशन, नॉलेज का कॉम्बिनेशन और उनके एक्सपीरियंस का, है ना, क्योंकि इनके पास भी एक्सपीरियंस होता है, फर्म ए के पास भी, फर्म बी के पास भी एक्सपीरियंस होता है, तो दैट्स वाई एचआर ह्यूमन रिसोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा, हाई एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहेगा। ठीक है, बेटर टैलेंट रिटेंशन, ज्यादा टैलेंटेड पीपल्स आएंगे, अगर इसमें ज्यादा टैलेंटेड है तो फॉर्म ए में ज्यादा टैलेंटेड है तो बी को भी फायदा होगा, बी में ज्यादा है तो ए को भी फायदा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड सक्सेस, बेसिक ये हर जगह तुम लगा सकते हो, हर जगह यूज कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, सक्सेस होगा, और तुम्हारा जो वर्क है वो एफिशिएंसी होगा, इफेक्टिवनेस होगा, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर होगा। ठीक है, तुम लगा लेना। कस्टमर बेस्ड सिनर्जी, कस्टमर बेस्ड सिनर्जी का मतलब है जो कस्टमर वाइड है तुम्हारा, जो कस्टमर बेस है वो और ज्यादा बढ़ेगा, कस्टमर और ज्यादा आएंगे, और ज्यादा आएंगे, यानी तुम्हारे जो फॉर्म की कस्टमर की स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ेगी। बेसिक सी बात ये है। किताबी भाषा में डेफिनेशन में क्या लिखा है एक बार इससे भी पढ़ लेते हैं। Meaning of customer based synergy arises. Customer based synergy arises when customer networks and the market reach of merging firms are combined. देखो कब बढ़ेगा कस्टमर बेस्ड सिनर्जीज, तब बढ़ेगा जब फॉर्म ए और फॉर्म बी कंबाइंड होगा, है ना। इस पे 50 लाख कस्टमर है, इस पे 25 लाख कस्टमर है, मिलकर 75 लाख कस्टमर हो जाएंगे, कस्टमर बेस्ड सिनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। ये होता है इसका हाउ इट अचीव्ड, एक्सेस टू लार्जर कस्टमर बेस, क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये सब पढ़ा चुका हूँ। क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मतलब इसके कस्टमर इस वाले फर्म का फायदा उठा पाएंगे, इस वाले फर्म के सर्विसेज का फायदा उठा पाएंगे, एंड उधर कस्टमर ए के कस्टमर बी के सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का फायदा उठा पाएंगे, एंड बी के जो कस्टमर्स है वो ए के फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इंक्रीज सेल एंड रिवेन्यू, इसका बेनिफिट है सेल और रिवेन्यू इंक्रीज होना। ठीक है, इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन या कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, हर जगह लिख सकते हो तुम। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर मार्केट प्रेजेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हर जगह सेम ही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, फायदा कंपनी को ही हो रहा है, तो अब उस फायदे में तुम बहुत कुछ लिख सकते हो, बस इससे रिलेट करना चाहिए वो जो एडवांटेज लिखोगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। पता नहीं क्या हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर M&A बैंकिंग, अच्छा मैं बता देता हूँ, इसी पेज में एक पेज नंबर 83 होगा तुम्हारे लीगल एंड कंप्लायंस कंसिडरेशन इन M&A, इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ध्यान से रीड कर लेना प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर, मतलब देखो बेसिक से ये बात कह रहा है कि रेगुलेटरी अप्रूवल एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर M&A, मर्जिंग एंड एक्वाजिशन करने से पहले, ठीक है, क्या क्या चीजें, क्या क्या अप्रूवल चाहिए होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। ठीक है, मर्जर एंड एक्वाजिशन करने से पहले इंडिया के अंदर, बैंकिंग में इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, यानी कि तुम्हें आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ के देख के पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बिफोर कंप्लीटिंग एनी मर्जर और एक्वाजिशन बैंक्स मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई देखो, तुम दो बैंक्स मिलके अगर अप्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दो बैंक्स मिलके मर्ज करना चाहते हो तो तुम्हें आरबीआई से अप्रूव करना पड़ेगा, ध्यान रखें, आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई क्या क्या एग्जामिन करता है, आरबीआई एग्जामिन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मर्जिंग बैंक्स, दोनों बैंक्स का, बैंक ए और बैंक बी मर्ज होना चाहता है। ठीक है, तो दोनों बैंक्स का ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मर्जिंग बैंक्स, दोनों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करेगा। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि इनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा। ठीक है, ये दोनों लीगली पूरे ठीक है या नहीं चेक करेगा, मर्ज होने से पहले सब कुछ चेक करेगा आरबीआई। इम्पैक्ट ऑन डिपॉजिटर, कस्टमर एंड द बैंकिंग सिस्टम, अगर ये दोनों मर्ज होते हैं तो इनसे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कस्टमर्स को, कस्टमर को कोई बुरा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि कस्टमर्स को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ जाए या कस्टमर्स का कुछ लॉस हो जाए इस बीच, तो कस्टमर्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और ये चेक एग्जामिन कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डर्स अप्रूवल, इसमें शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल चाहिए, मतलब द शेयर होल्डर्स ऑफ द मर्जिंग बैंक्स मस्ट गिव देयर कंसेंट फॉर द M&A ट्रांजेक्शन। M&A ट्रांजेक्शन, हाँ ठीक है, मर्जिंग और एक्वाइजिशन, अगर कंपनी ए और कंपनी बी मर्ज और एक्वाइजिशन करना चाहते हैं, कुछ भी इन दोनों में से कुछ भी करना चाहते हैं, तो इसके शेयर होल्डर जो होंगे और इसके शेयर होल्डर जो होंगे, इन दोनों से पहले सलाह लिया जाएगा और पूछा जाएगा, ये अगर अप्रूव करेंगे तो हाँ ये मर्ज कर सकते हैं, है ना, ये मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये मर्ज कर सकता है, ये दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अगर ये अप्रूव करेगा तो, इनके शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे तो, जो वो शेयर होल्डर ऐसा नहीं कि एक शेयर ले लिया है, कुछ जिनके पास बड़े शेयर्स होते हैं वो ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स रहता है। ठीक है,
प्रोसेस क्या रहता है, अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन, वोटिंग होती है इसमें, वोटिंग में भी डन थ्रू मीटिंग्स और पोस्टल बैलेट्स, ठीक है, वोटिंग होती है मीटिंग के द्वारा, ठीक है, पोस्टल बैलेट्स के द्वारा। प्रोसीजर्स आर गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट, और सब कुछ ये जो सारा प्रोसेस होगा किसकी तरह द्वारा होगा, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट आई थिंक 2013 होगा, नहीं तो उससे पहले का जो था वो होगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस, दिस इंश्योर्स द ओनर्स दैट कंपनी एग्री विद द मर्जर डिसीजंस, ये इंश्योर करेगा कि ओनर्स रेडी है कंपनी के मर्जिंग के डिसीजन से या नहीं, ठीक है। अब ड्यू इलेगेंस बचा है हमारा, है ना, ड्यू इलेगेंस, तो ड्यू इलेगेंस में हमें पढ़ना है, ड्यू इलेगेंस इज डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल लीगल ऑपरेशन एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ मर्जिंग बैंक्स, ठीक है। अब देखो, अब बारी आ जाती है ड्यू इलेगेंस, मतलब ए बैंक बी को चेक करेगा, बी बैंक ए को चेक करेगा कि भाई तेरे पे कोई केस तो नहीं चल रहा, बी बैंक ए को चेक करेगा कि तेरे पे कोई केस तो नहीं चल रहा, तू तेरे पे सारे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, तेरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, तेरा डे बाय डे ऑपरेशन कैसा है। अब ए यही सब चीजें इसमें चेक करेगा कि तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, असेट क्वालिटी कैसी है, लीगल लाइबिलिटीज, पेंडिंग कोई केस वगैरह पेंडिंग है या नहीं, पेंडिंग केसेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिस्क, ठीक है, सब कुछ चेक करेगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बता चुका हूं तुम्हें कि काम करने की क्षमता, टाइम से पहले काम होता ही नहीं होता। रेगुलेटरी कंप्लायंस स्टेटस, ओके, ये सब चीजें चेक करेगा। तो डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, लास्ट लाइन आ जाती है, डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब बैंक मस्ट कंप्लाई विद डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रेगुलर बॉडीज इन्वॉल्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज सेबी एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई हो गया। Requirements include timely disclosure the merger details, accurate reporting of financial and operational information, transparency of for investor and stakeholders. These requirements ensure transparency and help stakeholders make informed decisions. सॉरी, कॉल आ गई थी। तो डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पे थे, तो इसमें बैंक को सब कुछ डिस्क्लोज करना रहता है, ठीक है, कि भाई क्या मर्जर का रीजन क्या है, मर्जर का टर्म्स एंड कंडीशन, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, इससे फाइनेंशियल इम्पैक्ट में क्या पड़ेगा, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, लाइबिलिटी, सब कुछ आपको सामने रखना रहता है। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, आरबीआई, सेबी एंड सीसीआई हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कस्टमर और एम्प्लॉयज पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सब कुछ मर्जर इन दोनों को अपने सामने रखना पड़ता है, सबके सामने, एक दूसरे के सामने भी, प्लस में सबके सामने भी, आरबीआई, सेबी एंड सीसीआई के सामने, ठीक है, ध्यान रखेगा। एंड इनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं किसके, आरबीआई सेबी द्वारा जो बनाए जाते हैं उनके, ठीक है। हाँ जी, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो अब हमें केस स्टडीज पढ़नी है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि बुक में बहुत सारी केस स्टडीज होगी, तो प्लीज उसमें से बहुत सारी, क्या आई थिंक एक और है वो बैंक ऑफ अमेरिका की, वो आप पढ़ लेना, ये मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको बार बार से बता रहा हूँ, आप प्लीज एक बार रीडिंग जरूर कर लेना, क्योंकि वो 2 से 3 पेजेस का आएगी, ठीक है, तो मैं आपको बार बार से बता दूंगा। एंड मैंने जो भी इसमें बताया वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, अपनी जितनी भी ये सीरीज चलाई है मैंने 6 डेज की, जिसमें मैं आपको हर दिन एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो प्लीज, ये पूरा डिटेल चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एज आपका एग्जाम से पहले एक आपको हिट देगा, ठीक है, तो उसके लिए है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं पढ़ाने की बजाय सिर्फ मतलब थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से टॉपिक्स बता के छोड़ दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज है, ध्यान रखना, ओके। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी ऐसे कुछ जो चीज अच्छी नहीं लगे या फिर कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट में एक रिव्यू दे देना, हो सके तो प्लीज, ठीक है। तो केस स्टडी पढ़नी है हमें सिटी ग्रुप एंड ट्रैवलर ग्रुप मर्जर की, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या रिजल्ट निकला, क्या लेसन मिला हमें यहाँ से, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आई, तो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिटी ग्रुप क्या था, एक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी थी, और हमारा ये ट्रैवलर ग्रुप मर्जर क्या था, ये एक इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी थी, ठीक है। तो इनका इन सबका इनका एम क्या था, एम टू मेक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट, मतलब एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट, और दूसरा क्या था, बैंकिंग इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट। मैं आपको एक डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ कि क्या मतलब है इनका, ठीक है। तो मतलब कि इनका ये था कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डाइवर्सिफाइड सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विस, ठीक है, ये सब की कंपनी के अंडर में आ जाए, है ना, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स आई इनके बीच में, इनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स आई ये मर्जिंग के चक्कर में, तो डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर, है ना, तो बिजनेस स्ट्रक्चर इसका अलग था एंड इसका अलग था, दोनों का बिजनेस स्ट्रक्चर अलग था, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिली इनको, है ना। डिफरेंट वर्क कल्चर, तो जो
ये क्या नाम है, सिटी ग्रुप का वर्क कल्चर अलग था एंड जो हमारा ट्रैवलर ग्रुप था इसका वर्क कल्चर अलग था। इस वजह से भी इन्हें प्रॉब्लम्स आई जब ये मर्ज हुई। डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट सिस्टम, इंटीग्रेट यानी कि जब दो कंबाइन चीजें एक साथ लाई जाती है ना, दो अलग अलग चीजों को कंबाइन किया जाता है, उन्हें हम इंटीग्रेट कहते हैं। तो इनको अपना से इनका जो मतलब डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट सिस्टम, इनका जो सिस्टम था उसे इंटीग्रेट करने में बहुत टाइम लगा, बहुत दिक्कतें आई, है ना। ये सब वो है जो प्रॉब्लम्स फेस करने को हमें मिली है। डिफिकल्ट टू अलाइन हायरार्की, हायरार्की मींस कि कौन मैनेजर रहेगा, कौन सीनियर मैनेजर रहेगा, कौन सुपरवाइजर रहेगा। बिकॉज जस्ट जब अगर इन दोनों में से एक बड़ी कंपनी है और वो उसका मैनेजर, वो उसके में कोई ब्रांच मैनेजर है और उसमें भी एक ब्रांच मैनेजर है, तो अगर ये की सेम ब्रांच में, तो मतलब इस वाले ब्रांच में इनमें से कौन किसको हम ऊपर ज्यादा ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, है ना, कि कौन किसका मैनेजर रहेगा, कौन किसके सबऑर्डिनेट रहेगा, इस चीज में प्रॉब्लम है। तो इसको हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफिकल्ट टू अलाइन हायरार्की। अब क्या रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया इनकी मार्केट रीच बढ़ी। ठीक है, आउटकम क्या है, इनकी मार्केट रीच बढ़ी, कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। कॉस्ट एफिशिएंसी यानी कि कॉस्ट कम लगता था और कम कॉस्ट में, पहले जितना कॉस्ट लगता था अब उतने ही कॉस्ट में ज्यादा काम करते थे और कॉस्ट बच भी जाती थी। रेवेन्यू सोर्सेस डाइवर्सिफाइड, रेवेन्यू सोर्सेस डाइवर्सिफाइड यानी कि एक सर्विस से आपको रेवेन्यू आता था एंड देन अब और अलग सर्विसेज आ गई, उससे भी आपका रेवेन्यू जनरेट होने लग गया एंड मतलब कई टाइप की सर्विसेज देने लग गए आप। तो जो आपके रेवेन्यू के सोर्सेज थे वो डाइवर्सिफाइड हो गए। ओके ओके, इंक्रीज रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी, जब एक कम क्या बोलते हैं, जब सिटी ग्रुप एंड ट्रैवलर ग्रुप दोनों का जब आपके कैपिटल्स मिलेंगे तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, रिस्क बेयर करने की, लॉस बेयर करने की कैपेसिटी है, वो दो आपका बढ़ जाएगा ना, तो वही बात है, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें लेसन पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लियर स्ट्रेटेजिक रेशनल्स, इसमें क्या लिखा है, मर्जर इज मोर सक्सेसफुल व्हेन देयर इज अ क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, जब इनका ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल क्लियर रहेगा कि आगे चल के क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहते हैं। ठीक है, ये अगर क्लियर रहेगा तो दोनों मर्जर ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। जैसे कि इस वाले केस में इनको पता था कि हमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज एक ही कंपनी में चाहिए। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव था ऑलरेडी। आगे है इफेक्टिव इंटीग्रेशन प्लानिंग, इसका मतलब है कि प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर एसेंशियल व्हाइल इंटीग्रेटिंग डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, देखो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है जब दो अलग अलग बिजनेस मॉडल को एक साथ हम लाना चाहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। ठीक है, सिस्टम एंड ऑपरेशन विदाउट स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड ऑपरेशन। ठीक है, विदाउट डिफरेंट मॉडल्स, यानी कि कहने का मतलब है दो इसका मॉडल, इसका बिजनेस मॉडल, इसका क्या बोलते हैं वर्कफोर्स, इसका सिस्टम एंड ऑपरेशन, इसका सिस्टम एक अलग। देखो मैं कह रहा हूं कि जो ट्रैवल ग्रुप कंपनी है इसका जो वर्किंग ऑपरेशन, इसका जो डे बाय डे का ऑपरेशन है ये अलग है और उसका ऑपरेशन अलग है, इसका बिजनेस मॉडल अलग है, इसका बिजनेस मॉडल अलग है ना, इसका वर्क करने का सिस्टम अलग है और उसका भी सिस्टम अलग है। तो एक अच्छी प्लानिंग चाहिए होती है तब दोनों की चीजों को हम इन चीजों को इंटीग्रेट करना चाहें। ठीक है, आगे है कल्चरल इंटीग्रेशन, इसमें क्या लिखा है, डिफरेंसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स कैन क्रिएट सीरियस चैलेंजेस। ठीक है, मतलब जैसे हमने इसमें पढ़ा ट्रैवलर ग्रुप का अगर देखो वर्क कल्चर अलग है और सिटी ग्रुप का वर्क कल्चर अलग है, तो अगर हम इसके लिए ठीक से प्लानिंग नहीं करेंगे तो बाद में चल के दिक्कत आ सकती है ना। रिकॉर्डिंग बंद है क्या? नहीं नहीं ठीक है, चालू है। तो हाँ, मैं क्या कहाँ पे था, कल्चरल इंटीग्रेशन पे, है ना। तो अगर इसके वर्कफोर्स का कल्चर अलग है और इसके वर्कफोर्स का कल्चर अलग है, बाद में चल के दिक्कत आ सकती है। तो एम्प्लॉयज को, दोनों के एम्प्लॉयज को पहले ही बता देना चाहिए, पहले ही समझा देना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे को दूसरी कंपनी मर्ज कर रही है। तो एक्चुअली क्या होगा कि भाई ऐसे मानो कि मतलब यहाँ पे मतलब ये छोटी कंपनी है तो इनके एम्प्लॉयज को छोटा माना जा रहा है, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए ना। ठीक है, एक हायरार्की, एक अलाइन में आ जाएंगे। ठीक है, कंबाइन हो जाने चाहिए ये दोनों जो वर्क कल्चर है इनके। आगे है रेगुलेटरी कंसिडरेशंस, मर्जर्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स मस्ट कंप्लाई विद multiple regulatory frameworks, understanding and managing regulatory requirements is crucial to avoid legal and operational issues। ठीक है, रेगुलेटरी कंसिडरेशंस, रेगुलेटर मतलब डे बाय डे के रेगुलेशन, डे बाय डे आज क्या चाहिए, कल क्या चाहिए, कल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो डे बाय डे चलने की रिक्वायरमेंट्स है ना, ताकि बिजनेस रोज चले, उस रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करो, उस चीज को मैनेज करो, ताकि हम क्या चीजें अवॉइड कर पाए, ताकि हमारे पे कोई लीगल दिक्कत ना आए। हमारे पे सारे एफिडेविट कंप्लीटली रहने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के वो कंप्लीट रहने चाहिए, है ना।
और कोई भी डे बाय डे मतलब आज के दिन का काम, फिर कल के दिन का काम, इनको हम ऑपरेशनल कहते हैं। रेगुलेटरी कह सकते हैं, ऑपरेशनल कह सकते हैं, तो कोई ऑपरेशनल इशू ना आए। उसके बाद है सिनर्जी रियलाइजेशन। इसका मतलब है कि द रियल बेनिफिट ऑफ मर्जर कम्स फ्रॉम इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग सिनर्जीज अक्रॉस प्रोडक्ट लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज। देखो सिनर्जी मतलब मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या होता है। जब दो दो चीजें, दो कंपनी, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो बैंक मिलकर जब कंबाइन हो जाता है तो वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इस चीज को हम सिनर्जी कहते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब यहाँ क्या लिखा है, द रियल बेनिफिट ऑफ मर्जर कम्स फ्रॉम इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग सिनर्जीज। जब मतलब बेनिफिट कब होता है मर्जिंग का बेनिफिट तब होता है जब इन लोगों के एम्प्लॉयज मिल चुके हैं, अब इनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है और उस चीज का ये अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स, ये जो अपनी सर्विसेज है उसको ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाय द वे हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो बैंक की बात करते हैं, अपनी सर्विसेज ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस चीज का वो यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे सिनर्जी रियलाइजेशन। आगे कुछ लिखा है कि एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज, हाँ वही डे बाय डे की एक्टिविटीज है, उसमें अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग दीज सिनर्जीज हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आइडेंटिफाई करो कि और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, एंड ये आपकी हेल्प करेंगे प्रॉफिट बढ़ाने में। ठीक है, और कुछ लिखा है एफिशिएंसी, हाँ एफिशिएंसी बढ़ाने में। एफिशिएंसी वही हम उसको कह सकते हैं कि काम को कम कॉस्ट में कर देना है। ठीक है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि काम को कम टाइम में कर देना और काम को कम कॉस्ट में कर देना। और ठीक है, अब बस हमारे 2 चैप्टर्स और रहते हैं सीरीज के हिसाब से। बाय द वे बुक में तो 2 चैप्टर्स और एक्स्ट्रा है, मतलब लेसन 8 तक है, तो मैं तो 6 तक करा दूंगा आपको कंप्लीट। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में मेरे सीरीज से। प्लीज कमेंट में अपना रिव्यू देना मत छोड़ना। थैंक यू।